Okay, everyone. So let's check what was our doubt segment and let's solve the doubt. Okay, so first question says a good understanding of environment by business managers enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces external to their firm. मैंने आपको कल भी बताया था कि वो फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है. जैसे अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, तो क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसीलिए वो बिजनेस ऑपरेट भी करती है उनके साथ और उनको कंट्रोल भी कर सकती है. मगर जब हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस की, फिर चाहे वो जनरल फोर्सेस हो या स्पेसिफिक फोर्सेस हो, दोनों केसेस में आपके मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, एंड दैट इज गोइंग टू इफेक्ट द बिजनेस. स्पेसिफिक इज गोइंग टू इफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली and general forces are going to affect the business indirectly, right? So in the light of the above statement, explain any 4 point of importance of understanding the business environment by a manager. कोई भी 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने थे, पर क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसलिए पहले आप समझाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट से शुरू करेंगे. तो ये आपको 6 नंबर तक हेल्प करेगा ले जाने के लिए. 6 नंबर के लिए यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 पेजेस, मतलब आगे और पीछे मिला के 2 पेजेस आपको लिखना है. तो आप मीनिंग से शुरू कीजिए, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, बट आप मीनिंग से शुरू कीजिए. फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, जो बॉडी दी गई है क्वेश्चन की, उसको यूज कीजिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ is it going to relate with the importance of business environment. Then start with the point of importance. जब इंपॉर्टेंस की आप पॉइंट लिखेंगे, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ, तब आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिखकर, मतलब हेडिंग लिखकर एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, मगर हेडिंग लिखिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए और आप उसके साथ एग्जाम्पलीफाई कीजिए, मतलब आप उसको सब्सटैंशिएट कीजिए एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आंसर जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक प्रेजेंटेबल मैनर में आए, and it is going to add value and you are going to directly score 6 out of 6. This is how you are going to write a answer जिसकी कंटेंट रिक्वायरमेंट कम है, मगर 6 नंबर के लिए हमको उसे इलोंगेट करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is, Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner Ecom Creations Limited. Okay, I hope this is clear to all. MBA से अजय MBA करके आ रहा है USA से, and he is planning to start a business under the banner E-commerce Creations Limited. He launches a new product in e-commerce for senior secondary school students in commerce stream, which already has established market in UK and USA but not in India. मतलब वो MBA करके USA से आ रहा है, तो USA में जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इंडिया में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो उस बिजनेस को लेकर आना चाह रहा है. तो क्या हम इसमें समझ पा रहे हैं कि अब अगर कोई चीज जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और आप उसे इंडिया में लेकर आना चाह रहे हैं अंडर अ पर्टिकुलर बैनर, तो वो बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी को. दैट मीन्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंस पॉइंट जो आप इसके अंदर लिखेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट. दूसरा आप क्या देख रहे हैं, आपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का सोचा है. तो अब जब आपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का प्लान किया है, आर यू नॉट गोइंग टू मेक द प्लान एंड डू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर द सेम. तो यहाँ पर हमारे इसी लाइन के अंदर हमारे जो, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस from the above para which highlights the significance of understanding the business environment. मतलब आपको लाइन कोट करनी है, आपको बताना है कि उस लाइन में कौन सा आपका इंपॉर्टेंस का पॉइंट रिलेट कर रहा है, रेफर कर रहा है, और फिर आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू गो. तो आप कैसे शुरू करेंगे, आपने शुरू करना है यहाँ से, Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner E-commerce Creations Limited. So start from here. He launches a new product in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has a established market in UK and USA, but not in India. जैसे ही आप यहाँ तक लिख लेंगे, इसको इतना पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे, वैसे ही
आपको इसके साथ इस पॉइंट को हाईलाइट करके आपको लिखना है दैट ये जो हमारा हाईलाइटेड सेगमेंट है ये डिनोट कर रहा है हमारे पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस को. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस विच इज गेटिंग डिनोटेड is reflecting to the opportunity point. So let's go back to the advantages. So importance. So it is referring to first point, it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. ये point लिखा आपने, ये इस point की heading लिखी, इसको explain किया, right? तो ये आपने highlighted segment दिखाया, heading लिखी point की, उसको explain किया. What else is it referring to? So it is referring to this point helps in assisting in planning and policy formulation. So it is not only that you have identified the opportunity और उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे, but you have identified and you are already planning to start that business in India. So this point of importance of business environment is also associated with the same highlighted segment, and that is helps in assisting in planning and policy formulation. तो अब आप ये जो हाईलाइट किया वो एक सेगमेंट, उससे ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो दोनों को हेडिंग दीजिए अलग अलग और एक्सप्लेन कीजिए इंडिविजुअली एक एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस को, यानी कि दोनों पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे. ओके, आगे चलते हैं. उसके हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया. अब बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, इसका मतलब है द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इज इंप्रूविंग. क्या इससे हमारा कोई इंपॉर्टेंस पॉइंट रिलेटेड था? यस, ये रिलेटेड था. helps in improving performance. That means जब मैंने ये बताया, ये highlight बताया कि his business starts flourishing in India, तो उसके साथ helps in ये अपना improving performance, इस वाले point को आप लिखेंगे, heading देंगे और फिर इसे explain करेंगे. तो ये मेरे 3 importance के point यहाँ तक cover हो चुके हैं, जो कि मैंने एक segment में 2 points identify किए, फिर दूसरी लाइन में मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया. अब आगे देखते हैं आगे कुछ और भी है या नहीं. सो नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. ओके, सो अब और भी कंपनीज हैं. पहले आप जब ये लेकर आए थे बिजनेस आइडिया तो सिर्फ आप ही का बिजनेस आइडिया था एंड ओनली यू वर डीलिंग, बट नाउ देयर आर मोर कंपनीज व्हिच आर एंटरिंग इनटू. तो अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी अ कंपटीशन. और कंपटीशन हमारे लिए क्या क्रिएट करता है? कंपटीशन क्रिएट करता है थ्रेट, राइट? तो अब जो हमारा पॉइंट रेफर करेगा यहाँ से वो ये है, helps the firm to identify threats and early warning signals. तो अब जो लास्ट लाइन है that other companies are also planning to enter into the market in India. आपका जो अजय था वो सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम से खोल रहा था, मगर अब जो बाकी कंपनीज ओपन करेंगी दे विल बी ओपनिंग इट फ्रॉम अदर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. तो उस केस में क्या आएगा? उस केस में आएगा आपका दैट दिस इज हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई threats and early warning signal. Okay, now there are some doubts related to this. Let me solve those doubts. Let's move on to the case study first. Okay. Can anybody can write some doubt in the chat box so that the chat box can just pop up? It's not opening. Yes, it is visible now. Okay. There are doubts. Let's see the doubts and solve them. Okay. मैम पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन कैसे हो रहा है? पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन ऐसे हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, so if you are planning to start the organization, so that means you are going for making plans. और जो ये आपका पूरा हेडिंग है that is helpful in planning and policy formulation. तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप प्लान बनाते हैं, एंड पॉलिसी इज ऑल्सो one such type of a plan that has to be made for the purpose of achieving the objective that has been predetermined. अगर आपने बिजनेस को शुरू किया और बिजनेस को शुरू करने का पर्पस था that you will be going back and you will be taking care of the business, you are going to start the business in Indian market, तो आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप करने वाले हैं, जो सबसे पहला फंक्शन आप परफॉर्म करेंगे मैनेजमेंट का, वो प्लानिंग होता है. तो वो प्लानिंग जब होगी तो प्लान
करते ही बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डिटरमाइनिंग इज द ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव यू हैव टू मेक पॉलिसीज. सो ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्म्युलेशन ये साथ साथ है, इसीलिए ये इसका पार्ट है. ओके, नेक्स्ट इज रैपिड चेंजेस आएगा ना इसमें, रैपिड चेंजेस आएगा ना इसमें, मतलब मैं समझ नहीं पाई, एक बार आप फिर से अपने डाउट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए so that we can understand it better. Okay, meanwhile I'll just open this. Okay, मुझे बताइए रैपिड चेंजेस कहाँ आ रहा है, रैपिड चेंजेस, और कौन से पॉइंट को आप रेफर कर रहे हैं, हेल्पफुल इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. ओके, we are talking about there are more number of companies which are planning to enter into the market. Okay, वैदिक, आपने ये सवाल पूछा है, मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि जब हम बात करते हैं रैपिड चेंजेस, मतलब रैपिड चेंजेस का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, और आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है थ्रेट. तो now more Indian companies entered into the market with other subjects also, so they are entering, right? एक टाइम आएगा जब आपके रैपिड चेंजेस, मतलब जब दूसरी कंपनीज जो कर रही होंगी उसको आपको फॉलो करना है. मतलब समझिए दोनों चीजों का फर्क क्या हुआ. फर्क ये है कि जब हम इस पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस पे जाते हैं, एक है अपना helps the firm to identify threats and early warning signal. मतलब ये कह रहा है आपका कि आपका अब नई कंपनीज प्लान कर रही हैं एंटर करने के लिए, तो इसीलिए ये थ्रेट है. अगर वो कंपनीज ऑलरेडी होती और उसने कुछ चेंजेस लाए होते, मतलब वो ऑलरेडी होती और उन्होंने ऑलरेडी सब सारे सब्जेक्ट्स में ऑपरेट कर रहे होते तो वो आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन होता जिसमें यू हैव टू कोप अप विद द चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस नाउ. जब इसी केस स्टडी के आगे जब हम ये बात करेंगे कि now you are also planning, that is Ajay is also planning to make the changes, that is he is also planning to start with the other subjects also, तब हम इस पॉइंट के बारे में रेफर करेंगे which is helpful in coping with the rapid changes, क्योंकि तब जो लोगों ने किया आप उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो थ्रेट यहाँ पे क्यों हुआ, थ्रेट यहाँ पे इसलिए है बिकॉज आपके लिए नया कंपटीशन आ रहा है. तो अभी इस सिचुएशन में you are not required to cope up with the rapid changes which are taking place. अगर इस केस स्टडी में फर्दर एक्सपेंशन रहेगा, कुछ रहेगा कि आपने भी एक्सपैंड किया, you are also involving with the new subjects in line, उस केस में हम इसको बिल्कुल कंसिडर करेंगे. Okay, there was some more doubts related to this. Let me just go through it. Okay, there is a second message. second वाला point अपना था, let me just go through it. मैम इसमें कंपटीशन से रिलेटेड नहीं आना चाहिए. ओके मैम, इसमें कंपटीशन से रिलेटेड नहीं आना चाहिए. कंपटीशन तो आ रहा है बच्चे. एक मिनट, चिन्मय आपने मुझसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन पूछा था. आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, और रैपिड चेंजेस का भी मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है, और लास्ट लाइन में ही मैंने रेफर किया उस पॉइंट को. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, और आराध्या का सेकेंड पॉइंट बाकी है अभी. तो आई थिंक वैदिक और चिन्मय और प्रार्थना तीनों के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. ओके, सेकेंड वाला पॉइंट आपने कहा आराध्या आपको जानना है. ओके, सेकेंड वाला पॉइंट है हिज बिजनेस स्टार्ट्स फ्लरिशिंग इन इंडिया. ओके, आपने बिजनेस को शुरू किया है, आप बिजनेस को शुरू करते हैं बिकॉज यू हैव आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी एंड सो यू आर फॉलोइंग दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द बिजनेस. तो बिजनेस के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, यू आइडेंटिफाइड, यू स्टार्टेड, यू डिड ऑल द प्लानिंग, यू मेड ऑल द पॉलिसीज, एंड नाउ द बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, और बिजनेस फ्लरिश कर रहा है. मतलब वो जो आपने बिजनेस शुरू किया उसमें जो आप एनवायरमेंट स्कैनिंग अभी भी कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि एनवायरमेंट स्कैनिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है. आप करेंगे फिर बंद कर देंगे फिर वापस करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता. सो सिंस यू आर डूइंग इट कॉन्टिन्यूअसली, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान रखें कि जब बिजनेस कॉन्टिन्यूअसली स्कैन करता है मार्केट को और उसको समझ में आता है कि बिजनेस जो आप रन कर रहे हैं वो फ्लरिश कर रहा है, so basically what is business environment helping it into? So it is helping in improving performance because the things are in favor right now, right? पर इसी के आगे अब मैं आपको बताती हूँ. तो सेकंड पॉइंट हुआ business environment will help in improving performance. I think Aradhya your doubt is clear now.
इसके आगे चलते हैं और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ दैट लास्ट लाइन हमारी कह रही है नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स। तो इंडियन कंपनीज आपकी मार्केट में आ रही हैं एंड दे आर कमिंग विद द न्यू सब्जेक्ट और द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, और आपका सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के साथ ही स्पेशलाइजेशन है। तो जब वो अदर सब्जेक्ट्स लेकर आएंगी तो वो आपके लिए क्या बनेगा, आपके लिए थ्रेट बनेगा, क्योंकि हर किस्म के बच्चों को जो एक जगह पर एक वन स्टॉप शॉप पर अपनी नीड्स फुलफिल हो सकती है, दूसरी कंपनी उस तरह का एक सोल्यूशन, उस तरह का एक प्रोडक्ट लेकर आ रही है, मगर आपकी कंपनी सिर्फ कॉमर्स में ही स्पेशलाइज कर रही है। तो लोगों का शिफ्ट हो सकता है कि दूसरी कंपनीज की तरफ, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ हो जाए। सो दिस इज एक्चुअली पोजिंग अ थ्रेट to the organization. It is only a threat and an early warning signal that there are more companies which are going to enter into the market. इसके आगे अगर केस स्टडी फर्दर आगे बढ़े और वो ये कहे कि आपके बिजनेस को भी चेंजेस, मतलब आपके बिजनेस मॉडल में भी चेंजेस ला रहे हैं आप, और अब आप कॉमर्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, तो उसका आंसर रहेगा हेल्पफुल इन कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस। दैट मीन्स सिंस यू हैव आइडेंटिफाइड द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, so now you are going to take care of the more demanding customers. That is, their requirement is going to be fulfilled by you. So you have understood that, and by understanding the environment, you are making the changes which are required as per the current scenario. I hope all the points related to this case study is solved right now. और उसका presentation कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है. Any more doubts related to this, please post in the chat box. And if there are no more doubts, let's move on to the next topic for today. Okay, let's wait for a few seconds. If there are any more doubts, we'll continue with the doubts. If there are no more doubts in this segment, so okay. Yes, okay, there are two doubts. I'm saying कि आना चाहिए मैम, एंड वैदिक को आंसर कर रही थी. Okay, I think whatever you were saying is getting has got cleared right now. तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड. ओके, पहले लाइन लिखनी है, फिर उसके हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस लिखना है. यस, ऐसे ही करना है. पहले आप जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाईलाइट और कोट द पॉइंट फ्रॉम द केस स्टडी. तो कोट करना या हाईलाइट करने का मतलब होता है कि आप बताइए कि किस लाइन में, किस सेगमेंट में क्या आपको रेफर किया जा रहा है, किस पॉइंट से रिलेट किया जा रहा है. तो पहले आप उस पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पे, मतलब उस सेगमेंट को लिखेंगे, हाईलाइटेड सेगमेंट को. फिर आप उसमें जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट रिलेट किया जा रहा था आप उसको लिखेंगे. उसको लिखने के बाद आप उसी पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे. राइट, तो यहाँ पर आपके पास 3 अलग अलग सेगमेंट्स है जिसको मैंने हाईलाइट करवाया है, और उससे रिलेटेड आपके 4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जो आपको रेफर करने हैं. तो वो रेफर करके आप उसे एक्सप्लेन करेंगे. और यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि आप ऑलरेडी केस में बात कर रहे हैं, मतलब केस से रिलेट करके बात कर रहे हैं. तो उस केस में आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत एज सच नहीं होती है. अगर आप देंगे इट वुड बी गुड, पर अगर आप नहीं देते हैं तो भी उसकी कोई डिडक्शंस नहीं है मार्क्स के. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, so now let's move on and let's start with the topic, the new topic for today. Okay, components of business environment and its factors. So this is a very important topic that we are starting today. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो ये इम्पोर्टेंट जो ये कंपोनेंट्स का सेगमेंट है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिससे आप मान के चलिए कि आपको मिनिमम एक केस स्टडी आएगी ही एग्जाम में. मतलब ये जो पूरा है आपके पास, ये चार्ट जो आपको बना हुआ दिख रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फैक्टर्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइडेड है. और इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्यादा जो फोकस दिया जाता है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दिया जाता है जनरल एनवायरनमेंट को. मतलब जनरल एनवायरनमेंट एक ऐसा सेगमेंट है आपका इस कंपोनेंट का जो कि जिसपे आपको हर बार मिनिमम एक केस स्टडी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट
important thing that I wanted you to know is कि बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं कि आपके बनते हैं. एक क्वेश्चन बना आपका ऐसा केस स्टडी का जिसमें आपको जनरल एनवायरनमेंट के बेसिस पे एक केस दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप हाईलाइट कीजिए कि किस लाइन को रेफर करके कौन सा डायमेंशन या कौन सा एलिमेंट या कौन सा फोर्स रेफर किया गया है. कुछ भी लिखा गया हो मतलब एक ही है, आपको बताना है कि आपके पेस्टल एनालिसिस में से कौन सा फैक्टर या कौन सा फोर्स आप रेफर कर रहे हैं केस स्टडी के अंदर. ठीक है, और फिर आप उसे बताएंगे और मतलब हाईलाइटेड पॉइंट को बताएंगे, उससे रिलेटेड डायमेंशन को समझाएंगे एंड यू विल बी एक्सप्लेनिंग द डायमेंशन आल्सो इन शॉर्ट. ओके, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा. तो अभी जो आपका असाइनमेंट है, आपको जो मैं आज दूंगी, वो असाइनमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि मैं आपको आपके बोर्ड रिव्यू क्वेश्चंस मेल करूंगी आज, which has got almost 24 questions. So उस 24 questions में से आपको जो 1 mark question है, जो हमने टॉपिक अभी तक फिनिश कर लिया है, which is meaning of business environment, its features and importance and some environment scanning, उसको आप जो टॉपिक आपका रिलेट कर रहा होगा जिस क्वेश्चन से, अगर हमने वो कवर कर लिया है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आज कॉपी में, राइट? क्योंकि अब जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको असाइनमेंट दूंगी अगला, वो मैं आपको तब दूंगी जब ये पूरा चार्ट जो ये हमारे सामने लिखा हुआ है इस वक्त दिख रहा है, वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा. मतलब ये हम कवर कर लेंगे. नेक्स्ट केस स्टडीज मैं आपको उसके बाद दूंगी और वो केस स्टडीज में मैं आपको पहले समझा दूंगी कि वील सॉल्व 1-2 केस स्टडीज हियर इन द क्लास कि हमको कैसे सॉल्व करना है. Based on your understanding of the dimension, you will solve and we'll discuss all the case studies in the class later on. Okay, I think this is clear to all and everybody is aware that we have to mail the assignment on every Monday of the week, right? तो जो भी अभी आपका मंडे आएगा, मुझे जितने असाइनमेंट्स आपके होंगे जो मैंने आपको दिए होंगे अभी तक, वो आपको मेल करना है मुझे मेरी आईडी पे, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख कर दे दी है. Okay, now let's move on to the components of business environment and its factor. So components are basically divided into 2 parts. One is internal, second one is external. तो internal environment की जब हम बात करते हैं तो internal environment का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं ऐसी facilities की या ऐसे components की जो कि हमारे business के internal होते हैं and they are going to work as a strength or a weakness for us. स्ट्रेंथ या वीकनेस कैसे होगी मैं बताती हूँ आपको. जैसे जब मैंने ओनर्स लिखा, विच इज द फर्स्ट पार्टी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, तो ये ओनर मेरे लिए स्ट्रेंथ है, मगर कहाँ तक? ओनर मेरा रिफ्लेक्ट करता है कि मेरा ओनर कितना पैसा लेकर आया है और मतलब क्या कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट किया है. साथ ही साथ हम ये बात कर सकते हैं कि अभी क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल मींस द share capital also, that means the equity share capital, right, which is the ownership capital. तो अब ये ownership कितनी है, क्या अमाउंट है, that will decide upon the scale in which you are dealing. अगर आपका स्केल बड़ा है तो ऑफ कोर्स आपका रिस्क सेगमेंट भी बड़ा हो जाता है और तब आप बड़े मार्केट में और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को केटर करने की कोशिश करते हैं. मगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मेरा स्केल और साइज छोटा है तो उस केस में जो मेरा रिस्क फैक्टर रहता है वो भी कम रहता है और रिटर्न भी उसी के अकॉर्डिंग कम रहते हैं, राइट? तो दिस इज अ स्ट्रेंथ एज वेल एज अ वीकनेस आल्सो. Second is management. Now management is the same thing that we have already discussed in chapter number 1. So management here will refer to the group of individuals who are working towards the objective which the company has predetermined. So every level of management which is operating for that one common goal. अब मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट अगर आपका इफेक्टिव रहेगा, यानी कि मैनेजमेंट जो भी फंक्शंस आपके परफॉर्म करते हैं, be it planning, organizing, staffing, directing, controlling, if they are able to perform all these functions properly and they are also taking care of the dynamism of environment by continuously scanning the environment, उस केस में मैनेजमेंट आपके लिए स्ट्रेंथ है. और अगर वो ये सब चीजें नहीं कर पा रही है, दैट मींस द प्लानिंग इज फॉल्टी और the controlling process is not being taken care of. और कंट्रोलिंग की जब मैं बात करती हूँ, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट
the comparison of actual performance with the standard performance so as to find out the deviation and taking remedial measures. अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ठीक से, if you're not planning, if you have not staffed the right people at the right position at the right time, that means basically what we are referring to is we are talking about all the functions of management that we have already discussed in chapter number 1. If management is failing in performing any of the function, so that failure will become or will lead to the weakness of the organization, and which is going to affect the profit levels of the organization. Okay, there's a request for the re-explanation of owner's point. So let me explain it again. Okay, owner's point, that when we are discussing it, we can understand that by owner, we refer to the capital that has been contributed for running the business. So if a businessman has contributed the capital which is of a small scale, so the size of the business will be small, and so the risk will also be small and the return will also be accordingly small. But when we talk about a business which is operating in a large scale, तो जब आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेगा तो रिस्क भी लार्ज होगा और रिटर्न्स भी उतने ही ह्यूज होंगे, राइट? तो दिस owners is actually reflecting the capital that has been contributed. Next is infrastructure. Okay, अभी हम बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज की, एग्जांपल से समझते हैं। ई कॉमर्स कंपनी की बात करेंगे। ई कॉमर्स कंपनी आप देखेंगे कि अक्सर वो एक या दो कमरों में ऑपरेट करती है, मगर उनका बिजनेस स्केल बहुत लार्ज होता है, बिकॉज दे आर बेसिकली डीलिंग इनटू द प्रोडक्ट्स which they are not manufacturing, but they have to actually provide it from the suppliers who are producing it and deliver it to the customer. So they are performing the role of a supply chain, कि एक जगह से प्रोक्योर किया और दूसरी जगह पे उसको डिलीवर किया, जिसमें उनका कहीं नाम नहीं आता कि ये इन्होंने प्रोड्यूस किया है, बट दे आर नोन फॉर जस्ट फैसिलिटेटिंग, राइट? फैसिलिटेटिंग द प्रोड्यूसर्स, फैसिलिटेटिंग द कस्टमर्स। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस था अगर ई कॉमर्स, तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग कंसर्न की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मेरे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो मेरी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम रहेगी। On the contrary, if I talk about an organization which is a manufacturing organization, उसके लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसके स्केल से मैच करता हुआ होना चाहिए। बिकॉज इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी देयर, फैसिलिटी नहीं रहेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपका बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स which is required to perform the plan and also to achieve the objective that has been decided in advance. Okay, next point is organizational structure. Organizational structure मैंने आपको पहले बताया था कि ये हम cover करते हैं in the function of organizing, wherein we decide about the structure in which the superior and subordinate are related to each other. मतलब authority responsibility का relationship जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही समझ में आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे आपके लिए स्ट्रेंथ बनेगी? अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी लंबी है मतलब अगर आप टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं वेयर देयर आर लेस नंबर ऑफ पीपल अंडर ईच सुपीरियर। टॉल का मतलब हुआ, इमेजिन कीजिए आप कि अगर टॉल है तो इसका मतलब है कि हर मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम है, मतलब उसके अंडर कम लोग हैं और उसके बाद उसका सबऑर्डिनेट के अंदर भी कम लोग हैं, और ऐसे ऐसे करके हम टॉल अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइड है, राइट, तो वाइड का मतलब क्या हुआ कि लेंथ में छोटा रहेगा मगर हर मैनेजर, हर सुपीरियर के अंदर काफी सारे सबऑर्डिनेट्स फंक्शन करेंगे। दैट मींस द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, द स्पैन of or the number of people that I as a superior can handle will be more as compared to under the tall structure of organization. तो in both the cases, चाहे आप tall structure रखें या wide structure रखें, दोनों के अंदर जो भी आपके superior subordinate relationship है, it is very important that we are staffing with the right number of people under the right at the right position and at the right time. उसकी जो स्टाफिंग होनी चाहिए, यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है,
अगर वो स्टाफिंग फंक्शन में आपका मिस्टेक हुआ तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट के साथ ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा और वो अपने फंक्शन को, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है, हमारा जो इंस्ट्रक्शंस देने का फंक्शन है, वो परफॉर्म नहीं होगा. So it is very important to check and see that whosoever is working in the organization structure and is working in a hierarchy of superior and subordinate should be assigned the roles based on the capabilities that they have, and they have been hired at the right time and at the right position so that we can have a maximum benefit of the same. अगर उनकी hiring गलत होगी तो the organization is going to suffer. So these were the points of internal environment. Now next is, okay, now which one is better? There's a doubt, which one is better, wide or tall? I'll say both are good. It depends upon the point that in which manner can you efficiently make the organization achieve its objective. जैसे अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि okay, I am good with handling 120 students at one point of a time, so I can handle them, so I can always have them under my subordination. But what if I am not capable of handling this big number of students? So if the number of students I am capable of handling is only 30, so let me be given only 30 candidates which would which would be handled or which would be subordinated properly before the organization actually suffers by not achieving its objective. So in both the situation, wide or tall will actually not make much of a difference. It basically deals with that how many subordinates can a superior manage at any one point of a time. Okay, so this is what has to be preferred, and based on that the number of people according to the structure should be hired, and they are supposed to work following the authority responsibility relationship. Okay, so these were the components of internal environment. Now let's reconnect and do the segments of external environment. Okay, I hope there are no doubts in the internal environment. और अच्छी बात ये है कि internal environment में से as such हमारा question नहीं बनता, हमारा question बनता है external environment से. So let's do